हेलो बच्चों, आज अपन कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। मैं दीप्ति शर्मा। तो अपन आज अध्याय 1 पढ़ेंगे बच्चों। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे भारत प्राचीन भारतीय एवं पाश्चात्य आर्थिक विचार। तो प्राचीन मतलब बच्चों आप समझते ही होंगे पुराना। तो प्राचीन भारत कैसा था, उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब अपन पढ़ेंगे। आर्थिक विचार मुख्य रूप से पाश्चात्य देशों की देन है। यह विचार सही नहीं है। पूर्व में पश्चिम की तुलना में बहुत पहले चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। पूर्व के देशों में विशेषता भारत के धर्म दर्शन, साहित्य, गणित, ज्योतिषी, न्याय, विज्ञान, चित्रकला आदि अनेक विषयों पर अत्यधिक विकास प्राचीन काल में हो चुका था। मतलब प्राचीन काल में अपन इतनी चीज़ों का मतलब पूर्ण रूप से क्या था, विकास था। वेद, उपनिषद, अरण्य, स्मृति ग्रंथ और पुराण, जैन ग्रंथ इत्यादि आर्थिक विचार से क्या थे बेटा, ये भरे हुए थे। मतलब यहाँ पे हर चीज का वो था, विस्तार हो चुका था। अर्थशास्त्र के ग्रंथ भी सर्वप्रथम भारत के लिए लिखे गए। इसमें रचयिता अर्थशास्त्र ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लिखा गया। जो अर्थशास्त्र की रचना की गई वो कब की गई, 3री शताब्दी में मतलब अर्थशास्त्र लिखा गया। इसके अतिरिक्त शुक्र नीति, आर्थिक विचार अद्वितीय ग्रंथ कहे जाते हैं। अतः इस अध्ययन में हम प्राचीन भारतीय, पाश्चात्य और आर्थिक चिंतन और उसके अंतर का क्या करेंगे बेटा, अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारतीय विचार। भारत के प्राचीन गौरव को धूमिल किया किसने, मतलब जो शताब्दी थी अपन, जो जितने दिनों से अपन लोग तब अंग्रेजों के उसमें थे। आज अर्थशास्त्र में नहीं, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में भारत का कोई स्थान नहीं दिया जाता था। परंतु बेटा आज अपन में इतना विकास हो गया है कि अपन बहुत अच्छे से, भारत देश अपना कैसा है, विकसित है। लेकिन आज भी उसे अर्धविकसित देश कहा जाता है। भारत का प्राचीन ज्ञान विज्ञान न केवल अत्यधिक दीक्षित का वर्णन विश्व में अद्वितीय था। प्राचीन समय में न्याय, गणित, ज्योतिषी, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग, चित्रकला आदि अपने चरम उत्कर्ष में थे। विदेशी मतलब जो विदेशों का शासक था, उसमें ज्ञान विज्ञान को न केवल नाश किया, मतलब अपन जब स्वतंत्र हुए तब अंग्रेजों ने अपने देश में हर चीज़ को क्या किया, मिटाया। उसका विकास मार्ग को भी, मतलब अपने आर्थिक विकास को भी रोका। सौभाग्य से अब इस दास्तान में हमें मुक्ति मिल गई। अतः समय की आवश्यकता है कि भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया जाए। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, परंतु हमारे पास इसको देने के लिए, मतलब भारत को देने के लिए कुछ भी, बहुत कुछ अभी है। अपन हर चीज से विकसित हैं। भारतीय आर्थिक विचारों की विशेषताएं। तो भारत में प्राचीन भारतीय आर्थिकों की मतलब विशेषताएं हैं। तो पहला है, अर्थ को महत्व नहीं। मतलब जो अर्थव्यवस्था तो है अपनी, लेकिन अर्थशास्त्र में प्राचीन भारत में अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता था, श्रम को दिया जाता था। भारत में अर्थ को साधन न मानकर एक साधन माना गया। प्राचीन विचारक शायद इसी कारण अर्थशास्त्र को एक अलग अलग विषय में मानते थे। अर्थशास्त्र धर्म, नीति, दर्शन, कानून, राजनीति आदि विषयों के साथ इसमें अध्ययन किया जाता था। दूसरा है, भोग नहीं का महत्व। प्राचीन विचार की दृष्टि से व्यक्ति का सदैव आदर्श जागा। जीवन का लक्ष्य नहीं बताया, पर आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ सभी को ने इसे बुरा माना।
आदर्शात्मक अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में वैज्ञानिक न होकर नैतिक और व्यवहारिक। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था कैसी हो, अर्थ के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, समाज में अर्थ का रूप कैसा हो, इत्यादि समस्याओं का अधिक चिंतन किया गया कि अपन को कैसे आगे बढ़ना है। फिर चौथा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। प्राचीन भारतीय विचारक कौन थे, उन्होंने कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे की, मतलब उस पर बहुत बल दिया कि अपन को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। समाज की आर्थिक समानता का दायित्व किसका था, राज्य का होता है। मतलब सभी व्यक्ति को कैसा सम्मान मिले, आर्थिक समानता प्राप्त। राज्य का केवल कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखना था कर्तव्य, मतलब राज्य जो होता है उसकी व्यवस्था कैसी होती, कानून व्यवस्था कैसी हो, यहाँ पर हर व्यक्ति कैसा रहे, सुरक्षित रहे। सभी को लाभ के लिए आर्थिक जीवन को नियमित करना भी था। फिर शोषण के विरुद्ध भारतीय विचारकों ने शोषण और आर्थिक विषमताओं को अच्छा नहीं माना। शोषण मतलब तो समझते हो बच्चों, है ना। दान, उदारता, दयालुता आदि विचारों पर भी यहाँ सदैव प्रदान किए गए। फिर है वैचारिक समानता, मतलब सबके विचार कैसे हों, समान हों। भारतीय विचारकों को आर्थिक चिंतन में वैचारिक समानता को देखने भी मिलती है। सिद्धांतों व आदर्शों में कोई मौलिक अंतर नहीं, मतलब मौलिक मतलब सभी को एक सा अधिकार होना चाहिए, कोई अंतर नहीं है। भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिकवाद के विचारों को सदैव महत्व दिया गया। फिर भारतीय आर्थिक चिंतन के सूत्र, तो जो भारत की व्यवस्था थी उनके आर्थिक चिंतन के सूत्र कैसे थे। प्राचीन भारतीय विचारकों को समानता सभी प्राचीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय वामंड का यह महत्वपूर्ण भाग है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक भाषाओं में भी उपलब्ध होने के कारण इस दिशा में आर्थिक विचारों का आधुनिक संकलन व वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो सूत्र में हम निम्नलिखित भागों को विभाजित करा है। तो पहला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं बेटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। उसमें उपनिषद, उसमें कितने वो है, अरण्य है 108, मतलब 108 अरण्य है। फिर है ब्राह्मण, सूत्र ग्रंथ, जातक तक आदि को भी सम्मिलित किया है। फिर है स्मृति साहित्य। स्मृति मतलब यादों में जो होते हैं, जो बन जाते हैं, और उन पर स्मृतियों की संख्या कितनी है बेटा, 100 से भी अधिक है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे स्मृतियाँ भी बनती जाती हैं। प्रमुख स्मृतिकारों में मनु, ज्ञान, वाक्य, नारद, बृहस्पति, गौतम, पराशर आदि के नाम क्या है, उल्लेख हैं। चारकों ने आर्थिक चिंतन को बहुत महत्व प्रदान किया। फिर है पुराण साहित्य। तो पुराणों के बारे में सभी को मालूम बेटा, रामायण, महाभारत, ये सब पुराण हैं जो सदियों से इनका अनुगत अपन अध्ययन कर रहे हैं। पुराण साहित्य इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत एवं कर्णों से सम्मिलित किया गया है। वायु, अग्नि, विष्णु, वामन, भागवत आदि ऐसे पुराण हैं जो अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों को पर्याप्त वर्णन किया गया है। इन पुराणों में हर चीज का वर्णन किया गया है। फिर है चौथा काव्य साहित्य। इसमें कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक, दांडी आदि ग्रंथों को क्या किया है, सम्मिलित किया है। कालिदास, बाणभट्ट ये सब क्या है, काव्य साहित्य के रचनाकार, तो इनको सबको काव्य साहित्य में सम्मिलित किया है। फिर पांचवा है ऐतिहासिक सामग्री। इसके अंतर्गत हैंग सांग फ्रान, विदेशी इतिहासकारों ने भी इसके अंतर्गत अलबरूनी, अबुल फजल, फरिश्ता आदि इतिहासकारों ने इन ग्रंथों को क्या किया है, ग्रंथों में स्तंभों का सिलसिला, उस सिक्कों में आदि में, मतलब जो अपने पुराने सिक्के होते हैं या स्तंभ होते हैं उनमें आप देखते हो ना कुछ बना होता है,
तो ये सब के जो होते हैं लेख लिखे हुए होते हैं या छपे हुए होते हैं, आप देखते हो, है ना। तो ये ऐतिहासिक सामग्री में आ गए, पुराने सिक्के और ये सब। फिर है प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों में चिंतन निम्नलिखित है। तो प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार में तो सबसे पहले क्या था, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। प्राचीन भारत में जो आर्थिक विचार थे, तो उन चिंतकों ने इतने निम्नलिखित विचार डाले। तो पहला है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। भारतीय चिंतकों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत धन को स्थान दिया, परंतु उनके मत से धन साध्य नहीं, साधन है। हाँ, अगर धन है तो अपन सारे साधन को क्या कर सकते हैं बेटा, प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, तो जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो जो मतलब अपन को जीवन मिला है, एक ना एक दिन तो उस पर मोक्ष होगा ही। भारतीय चिंतकों ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थनीति के साथ साथ आध्यात्मिक दर्शन को भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन वितरण की विधि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा हो जाता है, अधिक व्यापक। दूसरा है वर्णाश्रम के आधार पर समाज का समविभाजन। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक विचार थे जो प्राचीन पुराने समय में, समाज को 4 वर्णों में क्या किया, विभाजित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया है। कितने वर्णों में, 4। तो इसका वर्गीकरण किया गया, श्रम विभाजन के आधार पर किया गया, जाति के आधार पर, मतलब जो श्रम विभाजन के आधार पर किया गया, लेकिन जाति के आधार पर उसको कोई संबंध नहीं था कि अपन जाति के आधार पर किसी को कार्य मतलब श्रम कराएं, नहीं। तो ज्ञान प्राप्त कराने का काम किसका था, ब्राह्मण का। सेना व प्रशासन का कार्य किसका था, क्षत्रिय का। और खेती, व्यापार, पशुपालन करने का काम वैश्यों का था। मछली पकड़ना, खेलना, शिल्प को चलाना, सेवा कार्य करना किसका काम था, शूद्रों का। इन सबको अलग अलग श्रेणियों में रखा। मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास में विभक्त किया गया। तो मनुष्य के जीवन को इतने उसमें विभक्त किया। फिर है धन की परिभाषा। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्रियों ने जो था धन के उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जिसमें भौतिक, अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आप भौतिक सुविधाएं भी क्या नहीं कर पाएंगे, जुटा नहीं पाएंगे, जिसका उपयोग किया जाता था, जिस पर फिर है बेटा मूल्य का सिद्धांत। शुक्राचार्य ने 2 प्रकार का मूल्य का वर्णन किया है, स्थायी मूल्य एवं मूल्यांकन। स्थायी मूल्य वस्तुओं का अर्थ है, स्थायी मूल्य 3 बातों पर निर्भर करते हैं। तो पहला, वस्तु की सुलभता और असुलभता, मतलब जो वस्तु अपन को उपयोगी होगी अपन उसी को यूज करें, मतलब लेंगे ना दैनिक जीवन में, तो जो सुलभता से अपन को प्राप्त हो जाती है। वस्तु की आपूर्ति। फिर दूसरा है बेटा वस्तु का गुण तथा उसकी उपयोगिता। तो जिस वस्तु के अपन को मतलब जरूरत होगी उनके गुण और उसकी उपयोगिता के आधार पर अपन को मूल्य उसका देना पड़े। तीसरा है बेटा वस्तु की कामना या इच्छा, जिसे मांग कहा जाता है। तो अपन जब किसी वस्तु की कामना या इच्छा करते तो वो काय पर आधारित है, कीमत पर। दीर्घकालीन मूल्य लागत पर निर्भर करता है, लागत के अनुसार मूल्य निर्धारण होते हैं। फिर तब किस वस्तु को कैसे बनाया जा रहा है, उसमें कितनी लागत लगी है, उसके आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। 5वां है श्रमिक संघ और सहकारिता का विचार। तो प्राचीन भारतीय विचारकों ने 2 प्रकार के संगठनों की विवेचना की है, ग्राम सभा और निगम। और द्वितीय उद्योग में आने लगे व्यक्तियों का संगठन। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सहकारी समितियों का वर्णन किया, श्रमिकों की कमी की, या लोग मिलकर कार्य करते हैं और मजदूरी को आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। फिर 6वां है शिक्षा प्रणाली।
प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारकों ने शिक्षा को भी महत्व दिया, उन्होंने शिक्षा की प्रणाली भी लागू की। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य के जीवन के सभी कार्यों को दक्ष बनाना है। जैसी शिक्षा प्राप्त होगी, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसी प्रणालियाँ और समय के अनुसार प्रणालियाँ बदलती गई। शिक्षा का संगठन व्यापार की भांति नहीं किया जा सकता, इसमें विनियोग के रूप में भी देखा जा सकता है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र जैसा, और शिक्षा को समाज कल्याण, मतलब शिक्षित होगा व्यक्ति तभी समाज का क्या होगा, कल्याण होगा। शिक्षा के अंतर्गत अनेक विषय ज्ञान सम्मिलित किए गए, जिसमें व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक और सैन्य विज्ञान, ललित कलाएं, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतने विषयों को भी क्या किया, सम्मिलित किया। फिर 7वां है मजदूरी संबंधी विचार। मजदूरी परस्पर सदैव शक्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। इसमें कार्य तथा समय दोनों का क्या रखा जाता है, समय ध्यान रखा जाता है। समिति ने श्रम विभाजन विधि, मजदूरी, पेंशन, क्षतिपूर्ति आदि पर विस्तार से वर्णन किया। फिर है राजस्व। अपन को राजस्व मतलब राज्य, मतलब जो अपनी अर्निंग होगी, राजस्व मतलब राज्य के अंतर्गत अपन को जो आय प्राप्त होती है, राजस्व कहलाता है। शुक्र नीति, विदुर नीति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत आदि के करारोपण, सामाजिक व्यय आदि के बारे में विस्तृत से विवेचना की गई है। एडम स्मिथ का विवेचना इसके आगे नगण्य है, मतलब जो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। कौन है जनक बेटा, एडम स्मिथ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन ने अर्थशास्त्र के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया, जिन सिद्धांतों का हम पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के नाम से अध्ययन करते हैं, उनका भारतीय चिंतन में पहले ही वर्णन कर दिया